अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आज ईद है और इसलिए सब लोगों को बहुत-बहुत ईद मुबारक और ईद के दिन भी देखिए मैं शो बना रही हूँ, न्यूज़ जो देनी आप लोगों को करें तो क्या करें? खैर हम आपको ये भी बताते चलें कि जी सऊदी अरब और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एक दूसरे को फ़ोन किया है और कॉल करके ईद की मुबारकबाद दी है। ये भी मतलब आज न्यूज़ में चल रहा था और उसके साथ-साथ एक खबर और चल रही थी और वो ये कि जी कश्मीर में जो है वो मुसलमानों को ईद की नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया। नहीं, नहीं, हमारे वाले कश्मीर में नहीं, इंडिया वाले कश्मीर में। जी हाँ, ये खबर तकरीबन मैं हर साल देखती हूँ, हर बार सुनती हूँ, आज भी ये खबर हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही थी कि जी जो कश्मीर इंडिया के पास जो कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर वहाँ पर आज के दिन जो है वो लोगों को ईद की नमाज़ अदा करने से रोक दिया गया। अब कहाँ तक सही है ये तो मुझे मेरे इंडियन दोस्त ही बता सकेंगे। लेकिन ख़ैर 1-2 से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि ये फ़ेक न्यूज़ है। लेकिन फ़ेक न्यूज़ है लेकिन ख़ैर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे धड़ाधड़ सुबह से चल रही है। और हम हर एक को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वहाँ पर बड़ा ज़ुल्म हुआ है, बहुत ही ज़ुल्म हो रहा है ईद के दिन भी। और साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिनके बारे में बताया जा रहा है कि जी वो जाएँगे इंडिया एससीओ की मीटिंग के लिए, तो उसके ऊपर जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो पहले इमरान खान के टाइम में फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, बल्कि पीपल्स पार्टी के भी फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका कहना है कि यकीनन बिलावल जब इंडिया जाएँगे तो वो कश्मीर को नहीं भूलेंगे, कश्मीर के इश्यू को नहीं भूलेंगे और उसको हाइलाइट करेंगे। बिल्कुल सर पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनका काम क्या है कहीं भी जाएँ, किसी चीज़ के लिए भी बुलाया जाए, किसी टॉपिक पे भी बात करने के लिए बुलाया जाए, तो वहाँ जाकर कश्मीर, कश्मीर करना शुरू कर देते हैं। और हाल ये है कि अपनी साइड का जो कश्मीर है वहाँ पे ना तो रोड्स ठीक बनी हुई हैं, ना मोबाइल नेटवर्क कोई ख़ास चलता है और ना कोई डेवलपमेंट का काम किया गया है। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर ये कश्मीर का चूरन बेचना कब बंद किया जाएगा और आखिर कब वो दिन आएगा कि जब हम लोग आराम से बैठेंगे और दूसरों को भी सुख का सांस या चैन की जिंदगी गुजारने देंगे क्योंकि ना तो खुद आराम से बैठते हैं कश्मीर कश्मीर करके और ना ही दूसरों को चैन लेने देते हैं। बहरहाल अब ये न्यूज भी सुबह से पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे चल रही है कि जी जम्मू कश्मीर में लोगों को नमाज से रोक दिया गया। अब उसकी क्या वजह हो सकती है? वैसे तो सुनने में यही आया है जहाँ तक मैंने पता करने की कोशिश की कि ये फेक न्यूज़ है। लेकिन बहरहाल हम लोग तो मानते नहीं हैं, हम तो कहेंगे नहीं जी, नहीं बिल्कुल ठीक न्यूज़ ऐसे कैसे फेक न्यूज़ हो गई? लेकिन ख़ैर देखते हैं कि इसके बारे में आगे क्या बात होती है मगर हम बात करेंगे आर्मी की। जी हाँ, हमारे आर्मी चीफ जी जनरल आसिम मुनीर साहब आज ईद का दिन उन्होंने गुजारा अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर पे। जी हाँ, वहाँ वहीं जहाँ से टीटीपी वाले भाई आते हैं ना और आके टक 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 जी हाँ जी हाँ, उधर उन्होंने गुजारा है और वहाँ पे जो फौजी मौजूद हैं बॉर्डर पे उनके साथ ईद गुजारी, उनको ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि ये वो लोग हैं, वो जवान हैं हमारे यहाँ के जो ईद के दिन भी अपने घर वालों से दूर और मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन बात सारी ये है कि आपने क्यों इन हमारे जो जवान हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, उनकी जानें खतरे में डाल रखी है, क्यों नहीं आप ये टीटीपी वालों को कंट्रोल करते? आखिर बनाया भी तो खुद ही था ना, आप लोगों ने जब खुद बनाया है, तो फिर इसको कंट्रोल करना भी आप लोगों को यकीनन आना चाहिए। बात हम करेंगे भारत की, तो भारत की जब बात होगी तो जी बिल्कुल उनके यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके जिनका इंटरव्यू आजकल बड़ा वायरल हुआ है और इतना तो और कहीं नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में वायरल हो गया। जी हाँ, जी हाँ। आप समझ ही गए हैं। मैं बात कर रही हूँ सत्यपाल मलिक साहब की। सत्यपाल मलिक साहब को जो है वो रिलायंस इंश्योरेंस फ्रॉड केस के लिए जो है वो अ, अरेस्ट किया गया है, बुलाया गया है थाने में और इसके ऊपर भी हमारे यहाँ ठका-ठक न्यूज़ चल रही है और यही कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने सरकार के पोल खोल दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलवामा जो है वो एक मंसूबा था इंडिया की तरफ से और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि जी ये सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दिया, इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। बड़ा ज़ुल्म हो रहा है जी इनके ऊपर। लेकिन बात सारी ये कि फ्रॉड किया था या नहीं किया था वो बताएँ और अगर फ्रॉड किया है तो फिर तो सही अरेस्ट हुए, लेकिन बात सारी ये है कि अगर उन्होंने
یہ بات کی کہ جی پلوامہ جو ہے اس میں پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو یہ فواد چودھری پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پتہ نہیں کس بات کے بھاشن دے رہے تھے کہ ہم نے تو بڑا گھس کے مارا ہے، بدلہ لیا ہے پلوامہ میں ہم نے جو کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کلیئر ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگ کنفیوژن پھیلا دیتے ہیں اور ایک اچھے خاصے ٹرمز جو بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس میں ایک بار پھر رکاوٹ آ جاتی ہے. ویسے تو ابھی جو 2 دن پہلے وہاں پر جموں میں نہیں پونچھ کے علاقے میں، مجھے نہیں پتا کہ اس نام کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں، لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ نہیں یہ کہتے ہیں. بہرحال کشمیر میں جو جس طرح سے اٹیک کیا گیا اور ٹیررسٹ اٹیک بتایا جا رہا ہے، پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی آسمانی بجلی ہے جس کی وجہ سے گاڑی جل گئی، اور بعد میں کہا گیا کہ نہیں جی بلٹس ملی تھی اور یہ سب کچھ. تو اس کے اوپر پھر کسی ایک جو ٹیرر آرگنائزیشن ہے اس نے بھی ذمہ داری لے لی ہے. تو اب اس کے اوپر بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں ٹرمز بہتر کرنے ہیں یا مزید بگاڑنے ہیں. اور اس قسم کے لوگ جو ایسے اٹیک کر رہے ہیں وہ چاہے جس طرف بھی ہیں، چاہے وہ بارڈر کے اس طرف ہیں چاہے وہ بارڈر کے اس طرف ہیں، ان کے اوپر بہت سختی کے ساتھ ان کو اریسٹ کرنا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے. یہ چیزیں اب بند ہو جانی چاہیے. میرے خیال ہے ہندوستان پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آرام سے رہنا ڈیزرو کرتے ہیں، وہ پیس ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہمیں اسی کی طرف کام کرنا چاہیے. بات ہم کر رہے ہیں جی تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ باجوہ صاحب نے تو بہت بار کہا، یعنی کہ جو ہمارے آرمی چیف پہلے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے کہا کہ جی کشمیر ایشو کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں اور ٹریڈ اور باقی چیزوں کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر حامد میر صاحب نے ایک ٹاک شو میں کچھ بات کی ہے، وہ میں آپ کو سنواتی ہوں. مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. دورہ کرنا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتا چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہ بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا، باجوہ صاحب اور فیض صاحب آئے تھے، بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت ڈوول کے ساتھ، لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. کشمیر پہ میں صرف دعا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے اس نے کشمیر پہ جو سودا کیا اس کی ابھی تک ڈیٹیل جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں آئی. میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ سودا. یہ جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ لائن آف کنٹرول سیز فائر کیا تھا، اس سیز فائر کے فوراً بعد مودی نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور جب فورن آفس کو یہ پتا چلا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پتا چلا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ بھاگے بھاگے عمران خان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ بتایا تھا، باجوہ صاحب اور فیض صاحب آئے تھے، بات چیت ان کی چل رہی ہے اجیت ڈوول کے ساتھ، لیکن وہ آ رہا ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو اس کے بعد عمران خان نے فیض صاحب کو کہا کہ بھئی آپ فورن آفس کو تو آن بورڈ لیں. تو اس کے بعد فورن آفس جو ہے اس میں باجوہ صاحب آ گئے اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے، ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا. یاد ہے نا کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ اس کی موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کی باتیں کی تھی نا. نارملی ایسا آرمی چیف کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور مجھے اب کہنا پڑے گا، میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا. 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل. اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے 25 صحافی، پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ. اس وقت بھی ہمیں یقین تھا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے، اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا، بلکہ آپ کو تو منہ لال ہو گیا تھا، اتنے غصے میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ جی ایچ کیو والی بات ہے، مجھے یاد ہے. نہیں کر رہا، نہیں ایڈیٹوریم کی بات، ایڈیٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں، لہذا ہم صلح کر لیں. ہم نے کہا تھا آپ نے اجیت ڈوول کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے، یاد ہے جی کہ وہ اچھا. اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا. تو فورن آفس نے ان کو کنفرنٹ کیا. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کمال یہ کیا کہ انہوں نے صرف اپنے فورن سیکٹری کو نہیں بٹھایا ہوا، اس نے 5-6 ایکس فورن سیکٹری کو بٹھا لیا، اور ان سب نے جی یہ تھا حامد میر صاحب اور نسیم زہرا جو کہ جرنلسٹ ہیں پاکستان میں، اور یہ ایک ٹاک شو میں بات کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے
कि जी जनरल बाजवा यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो पहले आर्मी चीफ है, उन्होंने मीडिया को बुलाकर ये कहा कि पाकिस्तानी फौज जो है वो लड़ने के काबिल नहीं है, हमारे पास हमारे टैंक जो है वो नहीं चल रहे, हमारे पास फ्यूल नहीं है, वगैरह वगैरह, तो फिर दोस्ती कर लेते हैं। चले खैर, चाहे जो भी रीजन रहा हो जो उन्होंने बात की है, लेकिन ये कि अगर दोस्ती कर लें तो ही बेहतर है। अगर आपके पास टैंक चल रहे हैं तो भी क्या जरूरत है उन टैंक को किसी दूसरी कंट्री में लेके जाने की या किसी का नुकसान करने की। और अगर आपके पास पैसा है, फ्यूल है, तो भी उनको किसी बेहतर काम में लगाएं बजाय के लड़ने भड़ने और जंग में। लेकिन बहरहाल हमारे ये दोनों साफी जो हैं ये तो इस पे बड़े नाराज थे कि ऐसी बात उन्होंने क्यों कही है। लेकिन इससे पहले भी तो कई जंगें हुई है ना, इससे पहले भी तो हम जंगें लड़ते रहे हैं। और चाहे वो 65 की हो, 71 की हो, चाहे कारगिल हो या कोई भी तरह की जंग, तो क्या हमने जीती है? क्या मतलब हमने क्या अपना नुकसान नहीं करवाया? हमें फायदा क्या हुआ ऐसा करके? इसके ऊपर भी अगर हमारे दोनों सहाफी दोस्त जो हैं ये रोशनी डाल देते, हमारे सीनियर्स हैं, अगर ये उस पे भी थोड़े रोशनी डाल देते कि जंगें लड़ के फायदा क्या हुआ, किसी भी मुल्क को क्या फायदा होता है जंग लड़ने से? नुकसान होता है, लोगों की जानें जाती हैं, पैसा अलग जाया होता है, और उसके बाद कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन नुकसान दोनों तरफ का होता है। तो बजाय इसके कि हम उसी पैसे को जो हमारे यहाँ लोग हैं उनके ऊपर लगाएं, डेवलपमेंट पे लगाएं, लोगों को खाना दें, लोगों को तालीम दें, उसके ऊपर खर्च करना चाहिए, या कि बस अभी तक हम उसी माहौल में और उसी जहन में रह रहे हैं कि हमने इंडिया से जंग लड़नी है। पहले भी तो कई जंगें लड़ी हैं जैसा मैंने कहा, तो उससे क्या हासिल हुआ, उससे कोई सबक ले लीजिए। लेकिन मजाल है, और मीडिया का इसमें बड़ा रोल होता है, और मुझे हैरत है और मुझे अफसोस है कि ये दोनों जो जर्नलिस्ट हैं हमारे, वो बड़े माने जाते हैं पाकिस्तान में, बड़ी तारीफें होती हैं। लेकिन अगर आप लोग भी लोगों को जंग की तरफ लेके जाएंगे, अमन की तरफ नहीं लेके जाएंगे, तो बड़े अफसोस की बात होगी। बहरहाल इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैं नहीं समझती कि जंग करना चाहिए या जंग किसी भी मसले का हल है। हमने कई जंगें पहले भी लड़ी हैं और दुनिया को लड़ते भी देखा है, चाहे वो यूक्रेन हो, रशिया हो, या पाकिस्तान, इंडिया, या कोई भी, इंडिया, चाइना, कहीं पे भी अगर हम देखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ नुकसान होते हुए देखते हैं, जो नहीं होना चाहिए। जो फौजी होते हैं वो भी किसी के बच्चे होते हैं, किसी के बेटे होते हैं, और किसी के भाई, और किसी के शौहर, और किसी के बाप होते हैं। ये कहना चाहिए कि बैठकर अपने स्टूडियो में बैठकर कहना बड़ा आसान है कि जी जंग लड़ लेनी चाहिए, लेकिन क्या उस जंग के अंदर आपके किसी रिलेटिव ने हिस्सा लिया है? कि आपके भाई ने, आपके बाप ने, आपके बेटे ने, क्या उनमें से कोई गया है उस जंग में? नहीं। दूसरों के जा रहे हैं, दूसरों के आप जाने ले रहे हैं और जाने जाते हुए देख रहे हैं, और उसके बाद भाषण ये दे रहे हैं कि जी जंग लड़नी चाहिए और भारत से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मतलब ये कि थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लीजिए। हामिद मीर साहब भी और नसीम जहरा साहिबा की जो बात है वो भी काफी डिसअपॉइंटिंग मुझे लगी। ये और बात है कि अभी मुझे इसके ऊपर बहुत सी नीचे जो है ना वो ऐसी वैसी 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 गालियां पड़ने वाली हैं, तो पड़ जाए कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल मैं कभी भी किसी जगह भी, किसी कंट्री में भी, कभी किसी जंग को सपोर्ट बहरहाल नहीं करूंगी। मैं यही कहूंगी, अमन रखिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, टेबल टॉक होनी चाहिए, और उसके बाद जो इश्यूज हैं उनका हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे का खून बहाएं। एनीवे, हम चलते हैं जी आगे, और अगली न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। और वो जी सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जी हिना परवेज भट्ट ये भी है, पीएमएलएन की मेंबर है। उनका कहना है जी सऊदी अरब में चांद नजर आ गया, मियां साहब वहां पर हैं तो समझ आती है। यानी कि यहाँ पे हिना परवेज भट्ट साहिबा कहना चाह रही है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में है, इसलिए सऊदी अरब को पाकिस्तान से एक दिन पहले चांद नजर आ गया। मतलब अजीब सी बात है। ये जो सपोर्टर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, मतलब ये कुछ भी कहते हैं। लेकिन बात हम करेंगे क्रिकेट की। उमर अकमल साहब का कहना है, मुझ पर तनकीद करने वाले क्रिकेटर्स के राज बता दूं तो जो उनके फैंस यानी मद्दा जो हैं वो क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। खैर, अब ऐसी कौन सी बात आप बता देंगे सर जिससे कि लोग क्रिकेट ही देखना छोड़ दें? लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, और इस किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो स्पोर्ट्स में नहीं आनी चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हैं, ये कुछ मुनासिब नहीं है। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि अभी तक जो है वो यही कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो जी भारत जाएंगे एससीओ की मीटिंग के लिए। ये और बात है कि वहां जाकर वो क्या बात करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो कोई
उल्टी सुल्टी बातें कश्मीर को लेकर या इंडिया भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस को लेके कोई गलत बात ना करें, कोई ऐसी ही बात करें जिससे कि थोड़ा सा टर्म्स बेहतर हो, थोड़े से एक दूसरे से बात करें लोग। दुल्हन माचिस जिंदगी में आग लगा दे हैं, ये क्या है? ये क्या डाल दिया तुम लोगों ने? सॉरी, ये हम एडिट कर देंगे, पता नहीं है कोई माचिस का ऐड था, इन लोगों ने ये भी रख दिया है। खैर, हम आगे बढ़े और जी अगली न्यूज हम आपको बताएं शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब का कहना है सियासतदानों के मुज़ाकरात से कोई हल नहीं निकलेगा। यानी शेख साहब का ये कहना है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पीटीआई जो आपस में बैठ के बात करना चाह रही है, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। इसके साथ साथ जी शेख रशीद साहब ने जो केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट है उसको काम करने से रोकने के लिए भी एक लेटर जो है वो कोर्ट में जमा करवा दिया है और उनका कहना है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको काम करने से रोका जाए और उनको इलेक्शंस की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जाए। अब शेख साहब का लेटर कहाँ तक कोई पढ़ता है और कोई मानता है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जी आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि चीफ जस्टिस की तरफ से सियासी जमातों के मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम करते हैं। यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो कोर्ट ने कहा है कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में मिल बैठे हैं और कोई हल निकालें, उसके ऊपर उनका कहना है कि वो अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को और करना भी चाहिए। खैर देखते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए तो फिर आपस में बैठ के बात करने में क्या हरज है। नवाज शरीफ ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा, मुझे धोखा दिया और फोन भी नहीं सुनते, ये कहना है जी कमर जावेद बाजवा साहब का। यानी जब बाजवा साहब यहाँ थे और नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब उनका फोन भी नहीं सुन रहे थे और पता नहीं क्या खंजर घोंपा, ये तो खैर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल बाजवा साहब की कहानी जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है और कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। नहीं इतने बालों में आप ज्यादा ठीक लग रहे हैं, है ना? कल वो भी यही कह रहे गर्मी हैं भी है ना। बड़ा फिट लग रहा है, बड़ा छोटा लग रहा है। बिल्कुल तो मैंने बालों में हाथ मारा ना ऐसे नहाते हुए, हाथ मेरे ऐसे रच हुए। मजा आया। अच्छा, कंगा जो मैंने देखा मैंने किसी को जरूरत ही नहीं है आपको। जी, ये थे अली अमीन गंडापुर और आप सब जानते ही हैं कि पीटीआई के मेंबर हैं और काफ़ी कुछ बातें करते रहते हैं और काफ़ी तरह की जो है वो चाहे आर्मी हो या दूसरे इदारे, उनको धमकियाँ भी लगाया करते थे। अली अमीन गंडापुर साहब को जो है अरेस्ट किया गया था और उसके बाद कुछ दिन के बाद उनको जो है वो रिहा भी कर दिया गया। तो जब उनको अरेस्ट किया गया था तब उनके बाल कुछ ऐसे थे और जब उनको एजेंसीज ने या जिन्होंने अरेस्ट किया था उन्होंने छोड़ दिया, यानी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद तब उनके बाल जो हैं वो कुछ इस तरह के हो गए, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक तरफ से उनके बाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लंबी लंबी जुल्फे, और उसके बाद जी उनके बाल जो है इस तरह से कटवा दिए गए, यानी कि फौजी कट, हम इसको फौजी कट कहते हैं। और लग यही रहा है कि फौजी कट करवाया गया है और अली अमीन गंडापुर साहब को यकीनन सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया होगा, जब भी वो कह रहे हैं तो मैंने खुद ही कटवाए थी बाल, तो मुझे बड़ी गर्मी हो रही थी। तो जी इतने सालों से आपको गर्मी नहीं लग रही थी और अचानक से आपको गर्मी लग गई। बहरहाल साथ लोग इस किस्म की पिक्चर्स भी शेयर कर रहे हैं जिसमें कि रूह अफ़ज़ा की बॉटल जो है वो आप देख रहे हैं कि हाथ मिला रही है ब्लैक लेबल से और कह रहे हैं कि टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे 1 साल के बाद। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई पीने पिलाने का शौकीन नहीं है, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब भी कई बार बॉटल्स के साथ पकड़े गए थे और जो इन्होंने कहा कि जी मैं तो शहद लेके जा रहा था इमरान खान के लिए, अब वो उस बॉटल में शहद क्यों रखा था ये तो यही बता सकते हैं। ये तो खैर हमने आपको बता दिया था जी शेख रशीद साहब की बात। और राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जी 14 मई को इलेक्शन हुए भी तो कोई तस्लीम नहीं करेगा, यानी कि 14 मई को वैसे तो इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन अगर करवाए भी गए तो कोई भी उन रिजल्ट्स को नहीं मानेगा, ये कहना है राना सनाउल्लाह साहब का। हम आपको ये भी बता दें कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं आज यानी ईद के दिन वो गए थे जी लाहौर की सेंट्रल जेल में और वहां जाकर उन्होंने जो कैदी हैं उनमें गिफ्ट्स बांटे और उनकी खैरियत पूछी और जायजा लिया कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, और उन्होंने कहा कि वो जेल के स्टैंडर्ड जेल के स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई करेंगे और वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। बिल्कुल जी होना तो चाहिए, वैसे तो
ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ سب کچھ اس لیے دیکھنے گئے ہیں کہ پہلے وہ بھی کئی بار جیل یاترا پہ آتے جاتے رہے ہیں، اور ان کے بھائی بھی، بلکہ ہمارے سارے پولیٹیشین آتے جاتے رہتے ہیں، مگر ہونا تو یہی چاہیے کہ جیل میں جو لوگ ہیں ان کو بھی انسان ہی سمجھا جائے، اور ٹھیک ہے انہوں نے کوئی جرم کیا ہے جس کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں، اور بہت بار تو بغیر کسی جرم کے بھی سزا کاٹی جاتی ہے، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے کھانے پینے کا، اور جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں اس جگہ صاف ہو اور ہر طرح کا خیال ہو۔ تو بہرحال شہباز شریف صاحب گئے تھے، اور شہباز شریف صاحب نے جو ہے اب یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ خاص اس کے اوپر توجہ دیں گے اور ان چیزوں کو ٹھیک کرا جائے گا۔ ہم بات کرتے ہیں آپ سے اب رانا ثناء اللہ کی تو بات ہم نے کر لیا، اب ہم کریں گے چودھری نثار صاحب۔ جی ہاں، چودھری نثار صاحب جو پہلے پی ایم ایل این کے ممبر تھے، اور اس کے بعد وہ پی ایم ایل این چھوڑ کر جی چلے گئے، اور وہ ناراض تھے نواز شریف صاحب سے، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کو دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی کہ چودھری تنویر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر سائڈ والی پکچر میں، چودھری تنویر نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے چودھری نثار سے کہ وہ ایک بار پھر جی جوائن کر لیں پی ایم ایل این۔ اب دیکھتے ہیں اس کے بعد چودھری صاحب جوائن کرتے ہیں یا نہیں۔ ملک کو زبردستی ڈیفالٹ ہونے سے روکا جا رہا ہے، حماد اظہر، جی ہاں حماد اظہر صاحب جو عمران خان کے بڑے چہیتے ہیں، اور ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے، تو سر اس میں کیا بری بات ہے اگر زبردستی اور کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا جا رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، آپ کو تو اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے، بلکہ کچھ نہ کچھ مشورہ بھی دینا چاہیے کہ پاکستان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ جی یہی چاہتے ہیں کہ اگر ہم پاور میں ہوں تبھی کوئی کام ہو، ورنہ کوئی بھی کام نہ ہو، اور لوگ اسی طریقے سے پریشان رہیں۔ خیر ہم دیکھتے ہیں ایک ویڈیو۔ یہ امریکی سازش حکومت کرا کے 22 کروڑ پاکستانیوں پر مسلط کیا۔ امریکی سازش کے تحت ملک کے اوپر بیٹھ گئے۔ امریکی سازش کے تحت ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا۔ امریکی سازش کے تحت قوم ان کو قبول نہیں کرے گی۔ امریکہ نے سازش کر کے ہمارے اوپر مسلط کیا۔ وہ ملک جو نیوکلیر ملک ہو اسلامی، اس کے وزیر اعظم یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، وہ لوگ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے بندے کو اس طرح سے وہ لائک نہیں کرتے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ان کی اسلام پسندی کی وجہ سے بھی ٹارگٹ کیا گیا، وہ کون سی قوتیں ہیں؟ پھر نام بھی لے دیجئے نا۔ یہود و ہنوز ہے، آپ کا اسرائیل ہے، ہندوستان ہے۔ جی، اور یہ بھی عمران خان کے کچھ کلپس تھے اور ان کے ساتھیوں کے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہندوستان اور اسرائیل جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے، اور اسی لیے عمران خان کو دوبارہ پرائم منسٹر نہیں بننے دیا جا رہا۔ بہرحال اب یہ والا نشہ کس چیز سے چڑھتا ہے پتہ نہیں، انہیں لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ اس قسم کی باتیں کر کے ان کا خیال ہے کہ لوگ بیوقوف بن جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں سر، لوگوں کو اب سمجھ آ گئی، لوگ پہچان گئے ہیں۔ تو بہرحال ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ ایک بار پھر آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک، اور ہم جی اگلی نیوز لے کر، یعنی بہت ساری نیوز اور بھی ہے ہمارے پاس، لیکن اب میں بھی کچھ سوئیاں کھا لوں، اور وہ مٹھائی بھی تو رکھی ہے جو مجھے انڈین ہائی کمیشن کی طرف سے آئی تھی، وہ بھی بڑی مزیدار ہے، تو وہ بھی میں تھوڑا سا کھا پی لوں، اور پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گی کل ایک بار پھر بھیجا فرائی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تھینک یو۔